हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को भी जीने के लिए कुछ ना कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। रोटी माने भोजन। अगर मनुष्य को भोजन नहीं मिलेगा तो वह जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो पौधों को भी तो भोजन चाहिए। तो पौधों को भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कही जाती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब पौधे भोजन बनाते कैसे हैं? देखिए, पौधों में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों में जल यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट माने होता है भोजन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह कही जाती है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। अब इसकी अभिक्रिया क्या होगी? CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यानी प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन और जल परस्पर अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, भोजन है, पौधों का भोजन है। तो एक प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता पड़ती है? तो आप कहेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। और एक पूछता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन गैस, जो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जैसे आप कोई भोजन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे दाल, चावल, ईंधन, नमक, मसाला। कोई भोजन आप बनाएंगे तो इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी तरह से पौधों को भी भोजन बनाने के लिए कुछ पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्व आवश्यक है। क्या क्या? एक, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल H2O, तीसरा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और चौथा होता है क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये 4 पदार्थ अगर पौधों को उपलब्ध है तो वह फोटोसिंथेसिस करेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एक आता है। तो पौधे 2 टाइप से होते हैं, एक तो स्थल पर पाए जाते हैं और एक जो जल में पाए जाते हैं। जो स्थल पर पाए जाते हैं उसे कहा जाता है स्थलीय पौधे, और जो जल में पाए जाते हैं उसे कहा जाता है जलीय पौधे। तो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो स्थलीय पौधों के लिए जो स्थल पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको जो CO2 प्राप्त होता है वह वायुमंडल से प्राप्त होता है।
स्थलीय पौधों वायुमंडल से CO2 लेते हैं, लेकिन परंतु जो जलीय पौधे जो जल में पाए जाते हैं, जलीय पौधे जल में घुली हुई CO2 लेते हैं। जो जल के अंदर पाए जाते हैं वे पौधे कहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो जल में घुली हुई, जल में भी तो CO2 घुला होता है, तो जल में घुली हुई CO2 लेते हैं। यहां तो ठीक है। एक जो पत्तियां होती हैं, लीफ, भोजन तो ही निर्माण करेंगी। भोजन का निर्माण केवल पत्तियां बनाती हैं, तने बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का निर्माण पत्तियां और तने दोनों बनाते हैं। जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्तियां तो झड़ जाती हैं, नहीं रहती हैं, तब पर भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तना के द्वारा। जब पतझड़ आता है तो उस समय जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन तना के द्वारा बनाते हैं। तो कभी भी यह मत कहिएगा कि पेड़ पौधे केवल पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं। तो आप जब भी लिखेंगे दोनों के द्वारा। अगर ऑप्शन में तना नहीं है तो भाई पत्तियां बनाती ही हैं, लेकिन तना भी है तो वहां पर आप कहेंगे कि पेड़ पौधे पत्तियां और तना दोनों के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। अब देखिए, जल, पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से ऑस्मोसिस, मेन पॉइंट देखिए परासरण। जो पत्तियां होती हैं वो जल किसके थ्रू, किसके द्वारा लेती हैं? परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो पत्तियां होती हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में जल जो होता है वाटर, शिरा से ऑस्मोसिस, परासरण के द्वारा, और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो जल चाहिए, तो यह जो वाटर है तो वह ले लिया किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के थ्रू। लेकिन जो CO2 है वह विसरण, डिफ्यूजन द्वारा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू जाता है? तो आप कहेंगे विसरण अर्थात डिफ्यूजन के द्वारा, लेकिन जो जल जाता है वह ऑस्मोसिस के द्वारा अर्थात परासरण के द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब रेडॉक्स क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो पूछता है कि जो फोटोसिंथेसिस है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, इसी को कहा जाता है रेडॉक्स, इसी का नाम है रेडॉक्स। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस किस टाइप की क्रिया है? रेडॉक्स टाइप की है, अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है। यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। होता क्या है? किसका ऑक्सीडेशन होता है? देखिए इसमें जल अर्थात H2O का ऑक्सीडेशन, H2O का ऑक्सीडेशन होता है किसमें? ऑक्सीजन में। तो इसमें जल का ऑक्सीकरण O2 के बनने में, यानी जल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन में और CO2 का अपचयन ग्लूकोज के बनने में होता है। और जो CO2 है
इसका रिडक्शन होता है किसमें? ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट में। भाई जल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, किसमें? ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिडक्शन, किसमें? ग्लूकोज में। अब देखिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम। लेकिन यह पूछता है कि कितना मैग्नीशियम पाया जाता है, तो कहेंगे एक परमाणु। क्लोरोफिल के केंद्र में Mg यानी मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। और एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है, तो लाल, नीला और बैंगनी रंग को ग्रहण करता है। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाल, नीला और बैंगनी, लाल, नीला और बैंगनी रंग को ग्रहण करता है। और लास्ट पॉइंट तो ही और अति इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर यानी वेग किस रंग में सबसे अधिक होता है। फोटोसिंथेसिस किस कलर में, किस रंग में सबसे ज्यादा होती है, तो आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की दर यानी वेग लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। और किस रंग में सबसे कम होती है, तो कहेंगे कि बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल अर्थात रेड कलर में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है। और बैंगनी कलर में फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सबसे कम होता है। बच्चों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।